हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक सेमीकंडक्टर्स में हम लोगों ने डायोड के बारे में पढ़ लिया था कि डायोड कैसे काम करता है। फॉरवर्ड बायस में अगर डायोड लगा होगा किसी क्वेश्चन में तो कैसे सॉल्व करना है वो डिपेंड करता है उसकी लैंग्वेज पे। और मैंने 3 तरीके के तुम लोग को क्वेश्चंस बताए थे। उसके बाद हम लोगों ने रिवर्स बायस में लगाया था और बोल दिया था करंट जीरो होगा। लेकिन अगर जीनर डायोड रिवर्स बायस में लगा होगा तो फिर जीनर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होने, जीनर वोल्टेज से कम वोल्टेज होने पर इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल रिवर्स बायस डायोड, मतलब करंट उसमें से जीरो होगा। लेकिन अगर तुम्हारा जीनर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप उसके अंदर हो सकता है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए जीनर वोल्टेज के बराबर वोल्टेज ड्रॉप मान के हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी लास्ट क्लास में कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूजेस ऑफ डायोड। तो सर थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या? नो, यूजेस ऑफ डायोड प्रैक्टिकल टॉपिक है काफी। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, एबीसीडी ऑप्शन, मतलब चार उसमें स्टेटमेंट होंगे और उसमें से तुम्हें चूज करना होगा। बट समझने वाली चीज है। यूजेस ऑफ डायोड ऐसा नहीं है कि बस मैंने तुम्हें कुछ भी रैंडमली लिखवा दिया कि यार डायोड इज यूज्ड इन सोलर सेल्स, लाइट एमिटिंग डायोड और ये सिर्फ मैं वो नहीं लिखवा रहा हूँ कि जो रटने वाली चीज है, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। तो यूजेस ऑफ डायोड में सबसे पहली चीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है रेक्टिफायर। डायोड विल बी यूज्ड इन अ रेक्टिफायर। तो पहला हमारा टॉपिक है आज का कि डायोड विल बी यूज्ड इन अ रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है पहले तो ये तो समझ लें। तो एक रेक्टिफायर का मतलब ये होता है, एक रेक्टिफायर का मीनिंग ये होता है अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts which converts alternating current to डायरेक्ट करंट। अच्छा, डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट का मतलब होता है करंट कैसा रहे, एकदम कांस्टेंट नहीं। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है द डायरेक्शन ऑफ करंट शुड नॉट चेंज। डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहना चाहिए इन अ गिवन वायर। अगर एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही हो, मैग्नीट्यूड कम हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे वो क्या है, एक डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अब ऐसा डिवाइस तुमने रियल लाइफ में तो कहीं देखा नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना? देखा। कहाँ देखा अपन ने? चार्जर्स। चार्जर्स जो होते हैं, सबसे नॉर्मल चीज तुमने सबसे ज्यादा देखी है मोबाइल चार्जर्स। मोबाइल चार्जर्स में रेक्टिफायर होता है। मतलब जब अपन मोबाइल चार्जर को अपन प्लग इन करते हैं तो वो जो इनपुट है उसका वो ऑल्टरनेटिंग करंट है जो हमारे घर में आता है। बट जो आउटपुट उसका होता है, जो अपन को दूसरी साइड मिलता है, वो आउटपुट एक डायरेक्ट करंट होता है, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए जनरली डायरेक्ट करंट की जरूरत पड़ती है। तो डायरेक्ट करंट की, बैटरी चार्ज करने के लिए डायरेक्ट करंट की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट किस में कन्वर्ट हो गया? डायरेक्ट करंट। तो अब एक डायोड कैसे इसमें काम आ सकता है, हम लोग वो समझना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो तरीका क्या होता है। तरीका कुछ ऐसा होता है कि एक ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर समझ में आता है? एक ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर ऐसे सिंबल होता है, ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है, पता है क्या? ये कंप्लीट चीज अभी मैंने जितना बना दिया है, ये दिस इज द कंप्लीट सिंबल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ये क्या डिनोट करता है कि देयर इज अ प्राइमरी कॉइल ऑन द लेफ्ट, देयर इज अ सेकेंडरी कॉइल ऑन द राइट, और बीच में जो है वो कोर डिनोट करता है कि उसके बीच में एक कोर है। प्राइमरी और सेकेंडरी को कौन कनेक्ट कर रहा है? एक कोर कनेक्ट कर रहा है, जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। दिस इज द सिंबल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था ना अपन ने, याद करो। दिस इज द सिंबल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है कि जब भी अपन का यहाँ पर प्राइमरी के अंदर कोई भी, अगर जैसे मान लो इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो सेकेंडरी में भी कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट होगा। अब जब प्राइमरी का करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो सेकेंडरी का भी करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। दिस इज जनरल, ये ऐसा होता है ट्रांसफॉर्मर। अब यहां पर अपन ट्रांसफॉर्मर के सामने अगर एक डायोड लगा दे, देखना जनरली ट्रांसफार्मर के बारे में क्या बोल दिया मैंने? मैंने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर प्राइमरी में करंट है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेकेंडरी में करंट है। प्राइमरी का करंट का डायरेक्शन बदला तो सेकेंडरी के करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाता है। ये तो अप डाउन करने के काम आता है ना, वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन, स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको यूज कर रहे हैं रेक्टिफायर की तरह। तो एक डायोड यहां पर लगा दिया, देखना देखना मतलब गौर से देखना। एक डायोड यहां पर लगा दिया, एक डायोड यहां पर लगा दिया, और एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है। अब मैं इस रेजिस्टेंस के दोनों कोने के बीच में तुमसे पूछूंगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है, तो तुम बता दोगे। देखना, अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लेट्स से द इनपुट करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। द इनपुट करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। ठीक है, तो आउटपुट करंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। आउटपुट करंट मतलब करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ।
आउटपुट करंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। समझो इस चीज को, करंट जब तक पॉजिटिव रहा, समझ रहे हैं, यहां पर देखो मैं बना के बताऊं, करंट जब तक पॉजिटिव रहा, दिस इज पॉजिटिव करंट एंड दिस इज नेगेटिव करंट। करंट जब तक पॉजिटिव रहा प्राइमरी में, सेकेंडरी में भी करंट पॉजिटिव था, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द डायोड कैसा होगा, फ्रॉम दी पी साइड टू एन साइड, जैसा मैंने यहां पर बनाया है, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू क्या हो जाएगा इसमें से, डायोड में से पी साइड से एन साइड, तो वो तो अलाउड है, वो अलाउड है तो वो करंट इसके अंदर से फ्लो कर जाएगा वैसा का वैसा। बट जैसे ही करंट का डायरेक्शन प्राइमरी में पलटेगा, सेकेंडरी में भी पलटने की कोशिश हो पाएगी बस, क्योंकि नाउ द डायोड इज इन रिवर्स बायस। अगर तुम करंट एन साइड से घुसा के पी साइड से निकालने की कोशिश करोगे तो अब रिवर्स बायस हो गया, और रिवर्स बायस हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा तुम्हें पता है, जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इसमें से करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम्हारे रेजिस्टेंस में से पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा, फिर जीरो करेगा, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज कांस्टेंट इन दिस रेजिस्टेंस, और वो होगा अप टू डाउन। तो we have converted this मतलब using a transformer and a diode we have created a rectifier। तो ऐसे एक रेक्टिफायर काम करता है। अच्छा, अभी जो मैंने तुम्हें बताया दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। नाम शायद अब तुम समझ ही गए होगे इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि आधी ही वेव बन पाई इसमें, इनपुट को और आउटपुट को कंपेयर करो, सिर्फ आधी ही वेव बन पाई, दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलो अब अगला वाला देखते हैं। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं। अगला वाला ऑब्वियसली क्या नाम होगा अगले वाले का, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर कैसे दिखता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली इतने पूरे पार्ट की तो जरूरत तुम्हें पढ़ना ही है। ठीक है, चलो बनाते हैं। अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मर बनाए, प्राइमरी, दिस रिप्रेजेंट्स कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, दिस इज सेकेंडरी। ठीक है, अब मुझे फुल वेव रेक्टिफायर बनाना, समझ। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एक्चुअली क्या किया जाता है, दो डायोड लगा देते हैं, एक डायोड यहां लगा देते हैं, देखना, और एक डायोड यहां लगा देते हैं। चलो पहले मैं बना रहा हूं और तुम बताना सही बनाया कि गलत बनाया। ठीक है, क्या ये काम करेगा, क्या ये डिवाइस जो मैंने अभी अभी बनाया, विल दिस बिहेव लाइक अ फुल वेव रेक्टिफायर। चेक करें, चेक करें, चलो चेक करते हैं। तो एक इनपुट लगाया एंड द इनपुट इज सेम, उसकी एक पॉजिटिव साइकिल है और एक नेगेटिव साइकिल है, दिस इज द पॉजिटिव साइकिल, दिस इज द नेगेटिव साइकिल। ठीक है, अब फॉर अ गिवन डायरेक्शन, अगर मान लिया अपन इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में भी इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि क्या रेजिस्टेंस में से कोई करंट क्रॉस करेगा इन दिस गिवन सिचुएशन पॉजिटिव साइकिल के लिए। अगर प्राइमरी में पॉजिटिव साइकिल चल रहा है तो सेकेंडरी में तुम गौर से देखो कि अगर तुम इसमें करंट फ्लो करवाने की कोशिश करोगे, ये जो सर्किट मैंने बना दिया है यहां पर, अगर इसके अंदर तुम्हें करंट फ्लो करवाने की कोशिश करोगे, अगर तुम इसके अंदर एक करंट फ्लो करवाने की कोशिश करोगे, हाँ ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो अगर तुम इसके अंदर एक करंट फ्लो करवाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि पहला डायोड तो फॉरवर्ड बायस में आएगा, फिर रेजिस्टेंस में से करंट जाने के बाद दूसरा डायोड रिवर्स बायस में आएगा, और जब एक रिवर्स बायस में डायोड आ जाता है तो वो अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करवाने देगा, मतलब फॉरवर्ड बायस वाला डायोड बोलेगा जीरो रेजिस्टेंस, बट रिवर्स वाला डायोड वाला रिवर्स में लगा हुआ डायोड बोलेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और इन दोनों को सीरीज में लगाया है, नेट रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट, देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। अगर कोई ऐसा बना के दे दे देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट प्राइमरी, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो अपन को समझ में आ गया। अच्छा, जितना पॉजिटिव पार्ट है ना उसको पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अब देखो जो नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके बारे में बात करते हैं। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो करंट इन द प्राइमरी कॉइल रिवर्स हो जाएगा। अगर करंट इन द प्राइमरी कॉइल रिवर्स हो गया और करंट इन द सेकेंडरी कॉइल भी रिवर्स हो गया, तो हमें पता लग गया कि अब नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में है, नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन अब ऊपर वाला डायोड रिवर्स बायस में है। ऊपर वाले डायोड कोई करंट फ्लो नहीं करने देगा, मतलब अगर ये सर्किट कोई बना के बोलेगा कि मैंने पूरा कंप्लीट वेव बना लिया रेक्टिफायर से, तो आंसर इज रॉन्ग। यहां पर कुछ आउटपुट नहीं मिलना, नो आउटपुट, दिस इज नॉट अ रेक्टिफायर, दिस इज यूजलेस। ठीक है, तो यहां पर कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है हम लोग को, तुमने एक को फॉरवर्ड में बना दिया और एक को रिवर्स में बना दिया, ऑब्वियसली यूजलेस चीज ही बनना थी। ठीक है, तो फिर क्या करा जाए सर, मैं बता, तो फिर ये किया जाए कि हम इसको यहां लाएं, वायर को बिना रेजिस्टेंस के इसको यहां लाएं। सर अभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बिल्कुल सही बोल रहे, अभी भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। की मतलब स्लाइड हो सकता है ये पॉइंट,
दिस पॉइंट कैन बी स्लाइडेड, बट इसको सेंटर पे रखा जाता है जनरली। अब देखो, अब क्या लगता है, अब क्या लगता है, सोचो। पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ प्राइमरी के लिए करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, जैसे जिसको मैं देख के बोल सकता हूं करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सेकेंडरी में भी अपन ने करंट इमेजिन किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऊपर वाले जो डायोड है, ऊपर वाला जो डायोड है उसमें लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो कर रहा है। ऊपर वाले डायोड में लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो कर सकता है इस टाइम पे। नीचे वाला डायोड कोई करंट नहीं फ्लो करने देगा, क्योंकि तुम जो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाना चाह रहे हो उसके हिसाब से नीचे वाला डायोड इज इन रिवर्स बायस। तो नीचे वाला डायोड अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करने देगा, लेकिन ऊपर वाला तो करने देगा ना। तो करंट का क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, समझना, करंट ऐसा फ्लो करेगा, समझना कि करंट यहां से आएगा, आएगा यहां से नीचे आएगा और फिर यहां से इधर निकल जाएगा। करंट जो है वो पूरा सर्किट यूज ना करके आधा सर्किट में ही गोल गोल घूम सकता है इजीली। तो अगर मैं इसको, चलो एक काम करते हैं अपन थोड़ा सा समझने के लिए, ग्रीन कलर से मैं इसको मार्क करता हूं कि अपन पॉजिटिव हाफ साइकिल को अगर ग्रीन बोल रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल को अगर अपन ग्रीन बोल रहे हैं, तो दिस इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इन पॉजिटिव, दिस इज द करंट इन सेकेंडरी कॉइल इन positive half cycle, this is the current in secondary coil, this will be the direction of current through the resistance, this will be the direction of current through the resistance। तो through the resistance हमें समझ में आ गया कि current is flowing from right to left in the positive half cycle। कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कलर से बनाते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में प्राइमरी का करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल बना रहे हैं, इसको भी नेगेटिव को भी ब्लैक कलर से कर दें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए सेकेंडरी में से करंट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये जो करंट है ये नीचे वाले डायोड में से तो इजीली फ्लो कर जाएगा, तो ये आगे बढ़ के यहां पर जाएगा ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये और ऊपर नहीं जा पाएगा, मतलब ऊपर वाले डायोड में से नहीं पास कर पाएगा, क्योंकि ऊपर वाला डायोड इज इन रिवर्स बायस। तो पूरा का पूरा करंट जो है वो यहां से पार करेगा, मतलब फिर से रेजिस्टेंस के अंदर से फिर से करंट इज फ्लोइंग इन द राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब हमारी पूरी वेव कंप्लीट हो गई है। ऑल्दो क्योंकि हम सिर्फ आधा ही यूज कर रहे हैं, किसे आधा यूज कर रहे हैं, हम आधा यूज कर रहे हैं सेकेंडरी कॉइल को, इसका मतलब एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा करंट का, एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा करंट का, बट फुल वेव बनेगी। तो छोटा बनाओ लेकिन बनाओ पूरा, दिस विल बी द आउटपुट नाउ। तो इसको नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। आई होप तुम्हें समझ में आया हो कि फुल वेव रेक्टिफायर हम लोगों ने कैसे क्रिएट करा उसी डायोड से। वो कलर जो कोडिंग मैंने करी उसे समझ में आना चाहिए। ग्रीन डिनोट कर रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो अपन ने उस हिसाब से बना दिया। ब्लैक डिनोट कर रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल, उस हिसाब से उसका करंट बना दिया। तो दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो ऐसे हम एक रेक्टिफायर बना सकते हैं यूजिंग डायोड, ठीक है। अच्छा, इसको फुल वेव रेक्टिफायर जो है इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, उसका एक और नाम ये है सेंट्रल टैप रेक्टिफायर। इसका मतलब क्या होगा, अरे वो सेकेंडरी के सेंटर पे टैप मारा है ना अपन, सेंटर पे अपन ने वायर कनेक्ट किया है, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टैप रेक्टिफायर, इसको एक और नाम दिया। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज थी। अब ये दोनों चीजें कोर्स में है, एक और चीज है जो कोर्स में नहीं है कहने को, बट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि कंसेप्ट सेम है एकदम। दिस इज कॉल्ड ब्रिज रेक्टिफायर। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये दोनों से बेटर है। अब हम जो दो बना रहे थे, ये दोनों हाफ वेव फुल वेव, हाफ वेव की क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, आधे के टाइम पे ही आधा जो इनपुट है वो यूजलेस है। इसके लिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आधा इनपुट ही यूजलेस है, काम ही नहीं कर रहा है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आधा एम्पलीट्यूड यूजलेस जा रहा है, आधा एम्पलीट्यूड, आधा इंड्यूस्ड वोल्टेज यूजलेस जा रहा है। तीसरा जो तरीके का होता है वो दोनों को प्रॉपरली यूज करता है। इसको समझते हैं ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बना रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। ये हो गया ट्रांसफॉर्मर का कोर, ये हो गया ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी, ठीक है। अब देखो इस बार कैसा सर्किट बनता है, समझ लो। सर्किट देखना इस बार, अच्छा लगेगा सर्किट। सर्किट देखना, सर्किट देखो, एक डायोड लगा रहे हैं ऐसे में, विच विल अलाउ द करंट टू फ्लो। फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगाया और उसके बाद एक डायोड लगा दिया। ये देखो,
बड़ा अच्छा सर्किट बना दिया है। ग्रीन कलर से कोड करता हूं पॉजिटिव हाफ साइकिल को, तो मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसमें यहां करंट आया तो इसमें यहां करंट गया, इसमें ऐसा करंट फ्लो करा, करंट जो है वो रेजिस्टेंस में राइट टू लेफ्ट गया, और दूसरा डायोड भी फॉरवर्ड बायस में है, करंट ऐसा निकल के बाहर चला गया। पूरी तरीके से हमने यूज कर लिया, पूरी तरीके से हमने सब कुछ यूज कर लिया, ठीक है। बट सर नेगेटिव हाफ साइकिल में बड़ी दिक्कत लग रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल में तो हमें लग ही नहीं रहा कुछ फ्लो करेगा। आई नो नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं लग रहा तुम्हें कुछ फ्लो करेगा, तो बिल्कुल सही लग रहा है तुम्हें, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए दूसरे डायोड्स यूज करे जाते हैं, एक और ब्रांच बनाई जा रही है, समझना। अब मैं कंटिन्यूसली बताते भी जाऊं, नेगेटिव हाफ साइकिल में मान लो इधर से करंट आया, तो करंट इसके अंदर भी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। जब ये करंट यहां पहुंचेगा तो करंट इधर से निकलेगा, दूसरा वाला तो रिवर्स इस तरफ, लेफ्ट वाला तो रिवर्स बायस में हो गया, पर राइट वाला फॉरवर्ड बायस में, तो इधर से करंट आगे बढ़ा। करंट आगे बढ़ने के बाद इसमें रेजिस्टेंस में अगेन करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जरा देख के बताओ। करंट फ्लो कर रहा है अगेन उसी डायरेक्शन में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दोनों ही केसेस में करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू। अब तुम समझ ही गए होगे आगे कहानी, कि यहां मुझे एक और डायोड चाहिए जो करंट को वापस ऊपर पहुंचा दे, तो करंट को वापस ऊपर पहुंचाने के लिए एक और डायोड बना दिया गया, ये करंट को ऊपर पहुंचा देगा। और करंट जब ऊपर एक बार पहुंच जाएगा तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये करंट फ्लो करेगा इसमें से आगे, ठीक है। तो अब तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि पूरी तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनाऊंगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, आउटपुट थ्रू द रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। ये थोड़ा ग्राफ इतने अच्छे नहीं बने, बट आई होप तुम चला इससे पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर। क्या नाम देते हैं इसको? ब्रिज रेक्टिफायर। ग्रीन कलर से लिखे, ग्रीन से लिखा है तो ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसका नाम होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग ने यहाँ पर काम किया, ठीक है, कैसे हम लोगों ने पूरी चीज कैलकुलेट करी, समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कैसे आएगा, जगह बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेक्टिफायर के क्या यूजेस हैं। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे यूज ऑफ रेक्टिफायर की, जिसका नाम है एलईडी। ये तो सुना सुना लग रहा है, क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड तुमने सुना होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल चीज है, दिस इज बेस्ड ऑन बहुत ही पुरानी चीज, बहुत ही सिंपल चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी, कि जब हम लोग एक डायोड को बनाते हैं, तो डायोड को कैसे बनाते हैं? एक साइड उसके पी साइड होता है और एक एन साइड होता है। वो जो पी साइड और एन साइड है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और बीच की जो लाइन थी उसको हम लोगों ने नाम दे दिया था जंक्शन, ठीक है। अब जंक्शन पे हुआ क्या था, याद है तुम्हें? जंक्शन पे ये हुआ था कि एक साइड के होल्स जो थे वो फ्लो करके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाने लगे थे, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो फ्लो करके पी साइड में आने लगे थे। तो पी साइड के होल्स भाग के एन साइड जाने लगे, और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स भाग के पी साइड आने लगे, और इसकी वजह से क्या हुआ था? रिकॉम्बिनेशन हुआ था। और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद हमें एक पोटेंशियल बैरियर मिला था। ये कहानी पूरी याद आ रही है? एक बार फिर से कहानी रिपीट कर देता हूं तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो, बहुत जल्दी जल्दी मैं रिपीट करूंगा, देखना। ये हमारा एक डायोड है, ये उसका जंक्शन है। उसके एक साइड में हमें पता है कि अगर मैं नेगेटिव से प्लस नोट करूंगा, ब्लैक से नेगेटिव माइनस नोट करूंगा, ठीक है। तो बताओ, देखो एक साइड में ऐसे नेगेटिव जड़े हुए थे, जड़े मतलब हिल नहीं सकते थे अपनी जगह से, ये पी साइड है। और एक साइड में प्लस जड़े हुए थे, ये कौन सा साइड है? एन साइड है। एन साइड में प्लस अपनी जगह से नहीं हिल पाता, प्लस इज नॉट द चार्ज कैरियर, माइनस इज द चार्ज कैरियर, ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज द नेगेटिव वन, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा मूव करने के लिए तैयार एकदम बैठे हुए हैं, और ऑन दी पी साइड हमें पता है होल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर, क्योंकि एक चीज प्रैक्टिकल चीज है, ये जो मैंने ब्लैक और रेड यूज किया ना, ये प्रैक्टिकल चीज है।
कि जब भी अपन डीसी करंट की बात करते हैं ना, तो रेड कलर से डिनोट करते हैं। जब भी तुम कभी देखना डीसी में, जैसे मान लो तुमने कभी कोई यूएसबी काटी, अब यूएसबी के वायर्स दिख रहे हैं तुम्हें, सर क्या करना है इन वायर्स का, 4-5 वायर्स दिख रहे हैं, उसके अंदर से रेड वायर जो होगा ना, दैट विल बी फॉर पॉजिटिव, ब्लैक वन विल बी फॉर नेगेटिव, हमेशा ऐसा होता है। तो जब भी तुम्हारे पास कोई डीसी रिलेटेड सर्किट होगा ना, तो रेड से डिनोट करते हैं पॉजिटिव को, और ब्लैक कलर के वायर से डिनोट करते हैं नेगेटिव को, इसलिए मैंने वही यूज किया है कलर कॉम्बिनेशन। एनीवेज, तो मैं यहां पर ये बता रहा था कि अब होता क्या है, यहां पर हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ब्लैक वाले, ये इधर भागे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भगे, होल्स इधर भगे, होल्स इधर भगे, और यहां हुआ रिकॉम्बिनेशन। और भी भागते हैं, ये भी भाग के आएगा, 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 ये सारे भागे। अब मैं फिर से नहीं बनाऊंगा ऑब्वियसली, तो मैं तुम्हें कॉपी करके बता देता हूं। देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ हुई कहानी ऐसी, जल्दी मिट रहा है भाई, ठीक है मिट जाने दो, फिर बना लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ये जंक्शन था, यहाँ एक गोला है, ये कहानी हो गई थी, याद है। और फिर इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया था पोटेंशियल बैरियर। इन दोनों के बीच में, रेड कलर से बना रहा हूँ, ज्यादा मत सोचो, इन दोनों के बीच क्या अपन ने बोल दिया था, डिप्लीशन लेयर, दिस इज विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ऐसा बनाया था। अच्छा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर तक पहुंचने के लिए, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर तक पहुंचने के लिए, जैसे तुम्हें नोट दिख रहा होगा कि पहले इधर से एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आए, एक तरफ से होल्स आए, वो मिले और उन्होंने क्या किया, और उन्होंने रिकॉम्बिनेशन कर लिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब तुम्हें पता है। अब मैं तुमसे पूछूं, होल कहां होता है, वैलेंस शेल में। इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, कंडक्शन सेल, कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। जब इनका रिकॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन कूद के वैलेंस बैंड में आ गया, क्योंकि वैलेंस बैंड में होल था, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन था। कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन कूद के अगर वैलेंस बैंड में आएगा, तो वो वैलेंस बैंड के होल को फिल कर देगा, और उसकी वजह से ये सब न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब हम लोग एक रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन। कहां होता है रिकॉम्बिनेशन भैया, रिकॉम्बिनेशन एट जंक्शन। ये कब होता है, जब भी हम लोग एक डायोड बना देते हैं। तो ये डायोड का है पी टाइप, और ये डायोड का है एन टाइप। डायोड इज मेड ऑफ टू टाइप ऑफ, ठीक है। तो पी टाइप और एन टाइप का ज्वाइनिंग से, या फिर पी टाइप और एन टाइप की डोपिंग से ये रिकॉम्बिनेशन तो होगा। अब रिकॉम्बिनेशन जब होता है, तो हम रिकॉम्बिनेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर कंडक्शन बैंड है और हमारे पास अगर वैलेंस बैंड है, तो दिस इज अवर वैलेंस बैंड एंड दिस इज अवर कंडक्शन बैंड। अगर हमारे पास वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां से कूद के यहां आते हैं और होल को फिल करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से कूद के वैलेंस बैंड में आते हैं ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। दिस हैपेंस ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन, this happens during recombination। लिख नहीं रहा तुम लोग को, मुझे पता है, बट चल जाएगा, ठीक है, दिखना जरूरी नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। दिस हैपेंस ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। चल, तो अब मैं बात करता हूं कि चलो ये अगर रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे हो रहा है, ये सारी चीजें रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे हो रही हैं, तो क्या होगा, मतलब इस टाइप की चीज अपन लोगों ने पहले भी देखी है, याद है तुम्हें। पहले कहीं ना कहीं तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कि पढ़ा क्या होगा मैं बता ही देता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स में जब अपन लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसके अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आता है, तो क्या रिलीज होता है, तो क्या रिलीज होता है, तो ऐसे केस में एक फोटोन रिलीज होता है। अ फोटोन गेट्स रिलीज, अ फोटोन गेट्स रिलीज। इसका मतलब इस जंक्शन पे जब ये चीज होगी, तो अ फोटोन विल बी रिलीज फ्रॉम द जंक्शन, photons will be released from the junction। तो ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन हम ऐसा बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस, पूरा नहीं लिखने का मन कर रहा मैं, photons will be released। और अगर बाय चांस वो फोटॉन्स की एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करती है, तो वो फोटॉन्स हमें दिखेंगे, और दिखेंगे तो वो लाइट एमिट करने वाली चीजें लगेंगी हमें, तो फोटॉन्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस, फोटॉन्स आर रिलीज। अब सर ये तो सर तब होगा ना जब हम लोग ने प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करते ये चीज हो जाएगी, फिर उसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड तो कंटिन्यूअसली काम करता है, तो उसके लिए तुम्हें उसका प्लग लगाना पड़ता है।
लगाना पड़ता है ना, तो उसके लिए उसको चार्ज देना पड़ता है, मतलब किसी तरीके से तुम्हें उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है। तो एनर्जी सप्लाई अपन कैसे करेंगे, देखो एनर्जी सप्लाई कैसे करेंगे, देखो एनर्जी सप्लाई कैसे करेंगे। तो एनर्जी सप्लाई के लिए क्या किया जाता है कंटिन्यूअसली इस चीज के लिए, इसीलिए सेकंड डायग्राम बनाया था। एक बैटरी लगा दो, अच्छा बैटरी को फॉरवर्ड बायस में लगाना है कि रिवर्स बायस में लगाना है, तुम्हें दिमाग में लगा, समझ में आना चाहिए। तुम क्या चाहते हो, और रिकॉम्बिनेशन चाहते हो ना, यानी कि पी साइड में होल सप्लाई करना चाहते हो और एन साइड में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना चाहते हो, तभी तो ये चीज कंटिन्यूअस रहेगी। तो फॉरवर्ड बायस में एक बैटरी लगा दी जाएगी। फॉरवर्ड बायस में अगर मैं एक बैटरी लगा दूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहां से और होल्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और इस डायरेक्शन से और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। यही होगा, क्यों, क्योंकि यहां से और इलेक्ट्रॉन्स अंदर, ये और इलेक्ट्रॉन्स अंदर, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो होल्स क्रिएट हो रहे होंगे, ठीक है, यहां पर होल्स जनरेट हो रहे होंगे, और वो होल्स जो जनरेट हो रहे हैं वो भी इस तरफ ही फ्लो करेंगे। यहां पर जो नए इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो ये पूरी कहानी अपन कंटिन्यूअसली रिकॉम्बिनेशन करवाती जाएगी, करंट इसके अंदर फ्लो करता जाएगा, और ऐसे तुम एक एलईडी बना सकते हो, ठीक है। तो दिस इज एन एलईडी। अच्छा, लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल आई डोंट रिमेंबर, बट शायद सिंपल सा डायोड ही बनाया जाता है और कुछ नहीं बनाया जाता है। So this is how we denote a light emitting diode. It is connected in forward bias. आगे बस फिर लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, थर्ड वन इज फोटो डायोड। तो ये तो लाइट इमिटिंग डायोड ऐसे लग रहा है नाम इसका, फोटो, फोटो मतलब फोटो। तो फोटो डायोड का काम क्या है, फोटो डायोड इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एलईडी। तो दिस इज अपोजिट ऑफ एलईडी, अपोजिट ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड क्या करता था, रिकॉम्बिनेशन होते थे, रिकॉम्बिनेशन की वजह से लाइट निकलती थी, यानी कि कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में कूदता था। हमें एक्जैक्टली अपोजिट करना है, मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में कूदाना है। अगर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कूदेगा तो एक होल क्रिएट होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा कंडक्शन के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर हम लोग पेयर बना रहे हैं, नए पेयर्स बन रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल, क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन यहां पर अपन को करवाना है। अब ये कैसे करवाया जाएगा, अगर तुम चाहते हो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कूदे और फोटॉन से रिलेटेड हो, यानी कि हम उसके ऊपर फोटॉन्स गिराएंगे, तो कहानी ये है इस बार कि हमारे पास रहेगी एक एलईडी, ठीक है, एक एलईडी रहेगी, एलईडी नहीं सॉरी, एक डायोड रहेगा। उस डायोड में ऑलरेडी डिप्लीशन लेयर बन चुकी होगी, वो तो बनी जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो डिप्लीशन लेयर ऑलरेडी बनी बनाई पड़ी है यहां पर। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसके ऊपर गिराएंगे लाइट, हम इसके ऊपर गिराएंगे लाइट ऑन द जंक्शन। लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन द जंक्शन। अब जब लाइट को जंक्शन पे इंसिडेंट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक डायरेक्शन में भागेंगे और होल्स यानी कि पॉजिटिव जो होंगे वो दूसरी डायरेक्शन में भागेंगे। ये एक ही अंदर से, मतलब इसको एक काम करें अपन ऐसे बनाए क्या, शायद अच्छा लगे, बना के देख के कोशिश करके देख लेते हैं, हो सकता है अच्छा ना भी लगे। तो जंक्शन पे हम लोगों ने गिराई लाइट, जंक्शन पे क्या, जंक्शन पे है होल, होल बनाते हैं अपन ऐसे बड़ा लाल, और उसका अंदर से कलर भर देते हैं अपन काला। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। अगेन एक और बनाते हैं, दिस इज अवर होल एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, अब होगा यूं कि इलेक्ट्रॉन भागेगा इस तरफ और होल भागेगा इस तरफ। सर ये अपोजिट क्यों भागे, क्योंकि मैं बैटरी लगाऊंगा, मैं बैटरी ऐसी लगाऊंगा कि इस तरफ आए होल, अगर होल को इस तरफ लाना है तो इधर देना पड़ेगा मुझे नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लेके आना है यानी कि इस तरफ देना पड़ेगा मुझे पॉजिटिव। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जब भी, तो देखो टूटेंगे, टूट ये फोटोन गिरा, फोटोन टूटने के बाद इनको अलग अलग डायरेक्शन में भगाना पड़ेगा। सर वैसे क्यों नहीं लगा सकते, वैसे भी लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बैटरी को उल्टा लगाओगे तो इनका जिस डायरेक्शन में मैंने इनको भगाया है उससे अपोजिट भागेंगे। बट सर फिर आपने ऐसी ही क्यों लगाई, क्योंकि ये तरीका है उसको यूज करने का फोटो डायोड। रीजन रीजन ये है कि अभी अगर तुम गौर करोगे तो मैंने इसको लगाया है रिवर्स बायस। अगर तुम गौर से देखोगे तो मैंने इसको लगा दिया है रिवर्स बायस में, पी टाइप के साइड दे दिया है नेगेटिव और एन टाइप के साइड दे दिया है पॉजिटिव। ऐसा करने से क्या होता है कि इनिशियली अगर तुमने यहां पर मान लो एक गैल्वेनोमीटर लगा के रखा,
एक माइक्रोमीटर लगाना पड़ता है, वैसे बहुत ही कम करंट होता है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर तुमने गैल्वेनोमीटर टाइप की चीज, माइक्रोमीटर टाइप की चीज लगा के रखी है करंट मेजर करने के लिए, तो बिना लाइट गिराए वो करंट नियरली निग्लिजिबल, विदाउट लाइट ये करंट नियरली निग्लिजिबल होगा प्रैक्टिकली भी, क्योंकि प्रैक्टिकली भी हमें पता है कि माइक्रो एम्पियर्स में करंट होता है इन रिवर्स बायस। ठीक है, तो माइक्रो एम्पियर्स में करंट होता है इन रिवर्स बायस, तो इन रिवर्स बायस इट इज कनेक्टेड। पहली चीज तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, रीजन ये है कि रिवर्स बायस में कि विदाउट लाइट करंट इज इन माइक्रो एम्पियर्स, बहुत ही कम करंट, ठीक, करंट इज इन माइक्रो एम्पियर्स रिवर्स बायस में। अगर तुम रिवर्स बायस में कनेक्ट करके रखोगे और लाइट नहीं गिराओगे तो करंट इज इन माइक्रो एम्पियर्स, बहुत ही कम करंट होगा। ठीक है, और हमें ये पता है कि विथ लाइट करंट इंक्रीजेस, और अब उससे फायदा क्या होगा, करंट के साथ फिर भी इंक्रीज होगा। अगर मिली एम्पियर में होता, अगर फॉरवर्ड बायस में लगाते तो भी करंट इंक्रीज होता। तो करंट इंक्रीज प्रॉपर्ली दिखता नहीं। अरे भाई 10 किलोमीटर में 10 सेंटीमीटर बढ़ाने से चेंज नहीं दिखता है, 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर बढ़ाने से चेंज अच्छा दिखता है। नई बात क्या बोला मैंने, 10 किलोमीटर में 10 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो चेंज अच्छे से दिखेगा। इसलिए पहले से अगर रिवर्स बायस में होगा, फिर लाइट गिरेगी और कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चेंज आएगा, तो वो साफ दिखेगा, वो साफ दिखेगा चेंज होता हुआ। तो ऐसी चीज फोटो डायोड किस लिए काम आ सकती है, काम इसलिए आएगी, कुछ ना कुछ तुम्हें इस टाइप का काम होगा कि तुम्हें चेक करना होगा कि लाइट है या नहीं है। जैसे कहाँ चेक होता है, जैसे तुम लोगों ने कार्स के बारे में सुना होगा, इस टाइप की कार्स आती हैं जो हाई एंड कार्स होती हैं कि रात होते ही अपने आप लाइट जल जाती है, उसमें तुम्हें कुछ ऑन नहीं करना पड़ता, रात होते ही अपने आप लाइट जल जाती है। तो तुम ऐसा बोल सकते हो उसमें एक फोटो डायोड जो ये डिटेक्ट करता रहता होगा लाइट है कि नहीं है, लाइट है कि नहीं है। अगर उसको लगता है लाइट नहीं है, लाइट जला देता। तो फोटो डायोड पहले डिटेक्शन का काम कर रहा है वहां पर कि लाइट है या नहीं है। ठीक है ना, तो वैसे ही डिटेक्शन के लिए अगर तुम्हें कहीं काम करना है तो डिटेक्शन तो तब प्रॉपर हो पाएगा ना जब पहले करंट ना हो या नियरली निग्लिजिबल हो। फिर करंट जैसे ही बढ़ेगा तो क्लियरली वो बताता रहेगा करंट है, अब है, मतलब लाइट है, लाइट है। ठीक है, तो इसलिए अपन लोग इसको ऐसे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस। काम क्या हो रहा है यहां पर, काम कुछ ऐसा हो रहा है यहां पर एग्जैक्टली कि लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन को उठा के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फेंका लाइट के एनर्जी की वजह से, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर एक होल क्रिएट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन यहां पर होता है एट द जंक्शन, जिसकी वजह से ये फोटोडायोड काम। ठीक है, चलो आई होप यहां तक समझ में आ गया हो तुम लोग को, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अवर नेक्स्ट वन इज सोलार सेल। solar cell is nearly same as photodiode, but without battery, without using battery। ठीक है, तो फिर सर बैटरी नहीं होगी तो क्या होगा, बैटरी नहीं होगी तो ये होगा कि तुम्हें किसी तरीके से इनको कैप्चर करना, किसको कैप्चर करना है। तरीका ये है कि लाइट गिरी जंक्शन पे, जो फोटो डायोड में हुआ वो बता रहा हूं, लाइट गिरी जंक्शन पे, लाइट खा के इलेक्ट्रॉन और होल्स अलग अलग हो गए। अब किसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं, किसी तरह इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाए और उनको वहां पर कैप्चर कर लिया जाए, भाग जाए वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो बड़ा सिंपल। वो क्यों सिंपल है पता है, वो इसलिए सिंपल है क्योंकि डिप्लीशन लेयर में एक ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो होल को अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और इलेक्ट्रॉन को अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। डिप्लीशन लेयर में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो होल को अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है और इलेक्ट्रॉन को अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है। तो अगर तुमने इनको अलग किया तो वो वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भागने के बाद इनको कैप्चर कर लेना है, इनको अपन को इस डायोड से बाहर कर देना है। इनको इस डायोड से बाहर कर दोगे तो अब इस डायोड पे चार्जिकली, चार्ज के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा चार्ज के हिसाब से। डायोड से अगर हमने इसको बाहर कर दिया तो जैसे ये डायोड से बाहर हो जाएंगे उनको अपन कैप्चर करके रखते जाएंगे जब तक सूरज है। जैसे ही सूरज खत्म होगा उस बड़े भरे हुए चार्ज को यूज करेंगे एज अ बैटरी। तो दिस इज व्हाट अ सोलर सेल इज। तो बताता हूं मैं सोलर सेल कैसे काम करता है। देखो सेम चीज यहां पर करी जाएगी, लेकिन इसको जनरली ऐसे बनाया जाता है, पतले पतले डायोड, पतला डायोड बनाया जाता है। सर ऐसे तो बना रहे हो आप अभी तक, नहीं, इस बार जंक्शन ये देखो पतला डायोड बनाया। अच्छा ऐसा क्यों बनाया, ऊपर की तरफ फेस करके, ऊपर की तरफ फेस करके इसलिए बनाया क्योंकि लाइट कहां से आएगी, ऊपर से आएगी ना। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द जंक्शन, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द जंक्शन, अब नीचे क्या करते हैं, नीचे लगाना पड़ता है हमें एक प्लेट। क्यों लगाई प्लेट, प्लेट इसलिए लगाई,
कौन कैप्चर करेगा तुम्हारे जो भी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन होगा या फोटोन, इलेक्ट्रॉन या होल में से किसी एक को कैप्चर करना है ना नीचे। तो नीचे यहां पर कैप्चर करने के लिए ये बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड बेस प्लेट। ये है बेस प्लेट, दिस इज टू कैप्चर द इलेक्ट्रॉन्स और द होल्स, डिपेंड करता है अपन लोग पी टाइप कहाँ बना रहे हैं। अच्छा ऊपर क्या लगता है, ऊपर एक ऐसा फोर्क टाइप की चीज रहती है, मतलब अब 3D बनाना ही पड़ेगा। ऊपर एक फोर्क टाइप की चीज होती है, चलो 3D में बनाता हूँ। our solar cell actually looks like this. Base plate, this is base plate. अच्छा अब तुम्हें शायद समझ में आ रहा हो कि ये एक फोर्क टाइप की चीज है। देखो क्या हुआ है, ऊपर प्लेट क्यों नहीं लगाई भाई, ऊपर प्लेट लगा दोगे तो जंक्शन तक लाइट कैसे जाएगी। तो जंक्शन तक लाइट जाए उसके लिए अपन को ऊपर वाले कैप्चर करने वाला जो भी कैप्चर करने के लिए रखा है ऊपर, उसको थोड़ा सा अपन को पतला बनाना पड़ता है, लाइट जाने के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो लाइट गिरी, लाइट गिरने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल क्या क्या कहते हैं वो बने, इलेक्ट्रॉन होल बने। अब अगर मान लें ऊपर वाला एन टाइप और नीचे वाला पी टाइप, मान लेते हैं, तो तुम्हें पता है पी टाइप साइड नेगेटिव चार्ज रहता है डिप्लीशन लेयर में, और डिप्लीशन लेयर में नेगेटिव साइड बन जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और एन टाइप वाला पॉजिटिव साइड बन जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर इज फ्रॉम एन टू पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर इज फ्रॉम एन टू पी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिप्लीशन लेयर की एन टू पी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल्स को नीचे की तरफ फोर्स मिलेगा। तो जो भी मेरे पास होल्स यहां पर क्रिएट होंगे, देखना जो भी मेरे पास होल्स यहां पर क्रिएट होंगे, कुछ होल्स क्रिएट होंगे, ये होल्स जो होंगे ये नीचे की तरफ भागेंगे, ये होल्स नीचे की तरफ भागेंगे, ये होल्स नीचे की तरफ भागेंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्रिएट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ भागेंगे। अब जो होल्स है ना उनको नीचे वाली बेस प्लेट कैप्चर कर लेगी, दिस इज कॉल्ड बेस प्लेट। ये क्या करा मैंने, दिस इज कॉल्ड बेस प्लेट, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड फोर्क। ठीक है, बेस प्लेट का काम क्या है, बेस प्लेट एक पर्टिकुलर चार्ज को कैप्चर कर लेगी और फोर्क जो होगा वो दूसरे पर्टिकुलर चार्ज को कैप्चर कर लेगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फोर्क के पास इनफ नेगेटिव चार्ज है, बेस प्लेट के पास इनफ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पूरा जो चीज है ये दिस विल बिहेव लाइक अ बैटरी, जिसमें ऊपर बहुत नेगेटिव हो गया है यानी कि नेगेटिव चार्ज और नीचे बहुत पॉजिटिव आ गया है यानी कि पॉजिटिव चार्ज। सो दिस होल थिंग कैन बिहेव एज अ सेल, और इसीलिए इसका नाम होता है सोलार सेल, इसीलिए इसका नाम होता है सोलार सेल। अब अगर तुम इस सोलार सेल को किसी बल्ब के अक्रॉस कनेक्ट कर दोगे तो वो बल्ब जल जाएगा, और करंट का डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो करंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा इसके अंदर। अच्छा, करंट के डायरेक्शन की अगर अपन बात करें एक बार, तो तुम्हें दिख रहा है कि करंट का डायरेक्शन थ्रू द डायोड विल बी फ्रॉम एन टू पी, करंट इज फ्रॉम एन टू पी। याद है अपन ने पी टू एन के करंट को पॉजिटिव बोला था और एन टू पी के करंट को नेगेटिव बोला था। तो इसीलिए कई बार अगर ग्राफ अगर तुम सोलार सेल का देखोगे तो करंट वर्सेस जो वोल्टेज ग्राफ होता है वो इस टाइप का बनता है कि पोटेंशियल पॉजिटिव है, पोटेंशियल पॉजिटिव है, पी टाइप हायर पोटेंशियल पे है जो अपन लोगों ने नाम दिया था, और एन टाइप लोअर पोटेंशियल पे, वो तो अपन को दिख रहा है पोटेंशियल पॉजिटिव है लेकिन करंट इज नेगेटिव। तो इस टाइप का ग्राफ इसमें बनाया जाता है, तुम कहीं पर देखोगे तो मिल जाएगा तुम्हें बुक्स में, लेकिन समझ जाओ नेगेटिव ग्राफ, नेगेटिव करंट रहता है, ये बस बताना चाहता हूं। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ हमारा बनता है। ठीक है, तो दिस इज अवर सोलार सेल। तो ये तीन अपन के बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपन के यूजेस ऑफ डायोड है। तो ऐसे तीन तरीके से अपन ने यूज किया डायोड को। आई डोंट रिमेंबर कोई और भी यूज अगर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कोई भी और इंपॉर्टेंट यूज। तो ये तीन अपन को समझना थे और ये तीन अपन को अच्छे से याद रखना पड़ेंगे। इनके अलावा और अपन को जो नेक्स्ट चीज पढ़ना है वो, इस पे आप क्वेश्चन नहीं बन सकते, पहली बात तो न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकता मैं इनके ऊपर। बट इसके अलावा मैं एक चीज और आज के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो रिलेटेड है जो हमारा ग्राफ हमने बनाया था ऑफ अ डायोड, ठीक है, उससे रिलेटेड है। उसके अलावा हमारा बचेगा अब ट्रांजिस्टर्स जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट आज के लिए अभी हम लोग एक चीज और। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं एकदम एक इंडिपेंडेंट चीज बता रहा हूं यहां पर, एक छोटी सी चीज। हम लोगों ने एक इस टाइप का ग्राफ पढ़ा था कि
आइडियल ग्राफ था डायोड के लिए, और एक मैंने बोला था फिर कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा अलग होता है। तो अपन प्रैक्टिकल वाले ग्राफ की बात करें, तो प्रैक्टिकल वाले ग्राफ में याद है ऐसा था, कुछ नी बनी थी, इस टाइप का मैंने एक ग्राफ बनाया था, और फिर इस तरफ भी ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, ठीक है, ऐसा ग्राफ। एक चीज मैं डिस्कस कर रहा था एक दिन, तो मैं बता रहा था मैं ओम्स लॉ के बारे में, इसी में सेमीकंडक्टर्स में एक दिन मैं ओम्स लॉ डिस्कस कर रहा था, और मैं बोल रहा था कि आर जो होता है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है ना, आर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ये जो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बना है, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है मतलब कि अगर आर कांस्टेंट होता, मतलब आई अपॉन वी या वी अपॉन आई कांस्टेंट होता, यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ शुड बी कांस्टेंट, बट स्लोप ऑफ द ग्राफ कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायोड डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, बिकॉज दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। बट V इक्वल टू आई आर, बट वी कैन अप्लाई V इज इक्वल टू आई आर, बट ये R अब क्या डिनोट करेगा, R रेजिस्टेंस ही डिनोट करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस वेरिएबल है इस बार। तो रेजिस्टेंस के दो नाम होते हैं, तो हम लोग R जो होता है ना वो दो तरीके का यूज करा जाता है, एक होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस और एक होता है डायनामिक रेजिस्टेंस। ऐसे दो नाम जनरली इसको दिए जाते हैं। जो ओम्स लॉ अगर फॉलो करता होता तो ये दोनों नाम जो है ना ये सेम चीज को डिनोट करते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस। मतलब समझ में आ जाएगा तुम्हें जरा में, देखो स्टैटिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, स्टैटिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, इसको आरडीसी भी बोलते हैं शायद, ठीक है, डीसी रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। एंड डायनामिक रेजिस्टेंस, इसको एसी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। अब तुम सोचो अगर V इक्वल टू आई आर में R कांस्टेंट होता तो डेल्टा V बाय डेल्टा I और V अपॉन I दोनों सेम वैल्यू होते, बट यहां हमें पता है कि V मतलब R कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब V अपॉन I और डेल्टा V बाय डेल्टा I का अलग अलग आंसर आ सकता है। जैसे मान लो किसी भी पॉइंट पे यहां पर तुम V कैलकुलेट करो और I कैलकुलेट करो, उनको डिवाइड कर दो, जो तुम्हें आंसर मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस। और अगर डेल्टा V बाय डेल्टा I कैलकुलेट करना है तो तुम्हें दो पॉइंट्स लेना पड़ेंगे या फिर तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस कर्व को। तो अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे कोई दो पॉइंट्स हैं, तुम इनके बीच का स्लोप निकाल के डेल्टा V बाय डेल्टा I निकाल सकते हो, और दैट विल बी कॉल्ड एसी रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये अपन का तरीका रहता है। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला जनरली लिखा रहता है बट वो याद करने की जरूरत नहीं है, कि करंट थ्रू अ डायोड इज गिवन बाय आई नॉट ई टू द पावर माइनस एन के टी, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो एक बार ये देख लेना, समथिंग लाइक दिस, ऐसा समथिंग 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 इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना कि करंट का जो वेरिएशन होता है उसके लिए कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है किसी किसी बुक्स में, आई इक्वल टू आई नॉट ए टू द पावर माइनस एन के टी। कभी यूज नहीं हुआ है आज तक, मैं तो यूज करते हुए नहीं मिला, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला है, याद नहीं आ रहा है मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि वोल्टेज का टर्म नहीं आ रहा है मेरे में, वोल्टेज का टर्म आना चाहिए। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट होगा कुछ एन टी बाई वी, वी वी बाई कुछ होगा, पता नहीं। टेम्परेचर का टर्म भी होता है शायद उसमें, और उसका भी होता है। एनीवेज, तो ऐसा करके कुछ फॉर्मूला होता है, तो एक बार वो फॉर्मूला देख लेना। और आज के लिए हमारी कहानी यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं, कि काफी कुछ तो पढ़ लिया है, ठीक है। तो तुम लोग को लिखना भी है काफी सारा, इसको नोट करो जो भी मैंने आज पढ़ाया है तुम लोग को। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग थोड़ा बहुत ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट विल बी इट। क्योंकि ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन नहीं आया था पिछले साल इन अप्रैल वाला मेंस, उसमें आया भी था तो बहुत सिंपल सा कुछ पूछा गया था, क्योंकि जब से हटा है वो कोर्स से कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उसमें शायद ट्रांजिस्टर भी हट गया है, ठीक है। तो ऑल्दो जेडबलई के सिलेबस में ऑफिशियली अभी भी लिखा हुआ है वहां पर ट्रांजिस्टर्स और ये सारी चीजें, बट उसमें तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी लिखा हुआ है, और लास्ट टाइम एक भी क्वेश्चन नहीं आया कम्युनिकेशन सिस्टम का इन अप्रैल वाली मेंस, ठीक है। तो इसलिए अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, और बस इतना ही, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।